हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस गुरुकुल में। बच्चों, आज मैं वंशागति के आणविक आधार का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाला हूं कि आखिर डीएनए का संरचना क्या है, डीएनए की संरचना के बारे में कैसे पता लगाया गया। वो जो पूरा हिस्ट्री, आज उन पूरे हिस्ट्री को हम लोग एक लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं डीएनए की संरचना से। चलिए, टॉपिक है आज का मेरा डीएनए की संरचना। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनका नाम था फ्रेडरिक मीसर। ठीक है, अगर आप इससे भी अगर पहले जाएंगे तो अगर आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने बताया था कि 1865 में उन्होंने अपने काम को पब्लिश कर दिया था। ठीक है, जब उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया था तब लोगों ने उससे पूछा था आखिर वो ऐसा क्या कौन सा मटेरियल है जो एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो जिसके वजह से कोई ना कोई लक्षण आ रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बताया था कि मतलब लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं। यह बात मेंडल ने बता चुका था, 1865 में ही बता चुका था। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए 1869 में, जिनका नाम था बच्चों फ्रेडरिक मेसर। और इन्होंने क्या किया था कि पस सेल को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। और जब उन्होंने पस सेल को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्होंने क्या देखता है कि उसके केंद्रक के अंदर कुछ अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, तो 1869 में फ्रेडरिक मेसर ने क्या देखा कि उसके केंद्रक में एक अम्लीय पदार्थ है और इस अम्लीय पदार्थ का उन्होंने क्या नाम रख दिया बच्चों? न्यूक्लिन नाम रख दिया। बोलिए, कोई दिक्कत? अब एक बार ध्यान से समझिएगा, मेंडल ने सारा अपना काम 1865 में ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद 1869 में जो है फ्रेडरिक मेसर ने बताया कि एक केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिन बोल रहे हैं। तो बाद में इसी का एक स्टूडेंट था बच्चों जिसका नाम था अल्टमैन। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर ये अम्लीय पदार्थ है और ये अगर केंद्रक के अंदर है तो क्यों ना इसका नाम बदल के हम लोग न्यूक्लिक अम्ल हम लोग रख दें। मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग इसके हिस्ट्री पर बात करते हैं तो एक बात समझिएगा कि 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने देखा कि पस सेल के अंदर उसके केंद्रक के अंदर कोई अम्लीय पदार्थ है जिसको उन्होंने टर्म दे दिया न्यूक्लिन। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग डीएनए का संरचना को समझेंगे तो डीएनए का संरचना जो ओरिजिनल हम लोग पढ़ते हैं आज के डेट में वो 1953 में दिया बच्चों। और वो किन्होंने दिया था? वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। और इन्होंने जो डीएनए का संरचना दिया था उस संरचना का नाम था बच्चों द्विकुंडलित नमूना। और ये किन्होंने प्रस्तुत किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीएनए का द्विकुंडलित नमूना किन्होंने दिया था, तो आपको एग्जाम में टिक मारना है वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि मतलब कि जब भी हम लोग एक डीएनए को देखेंगे उसमें हमको दो मतलब जो है हेलिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, अब एक बात आप समझिएगा यहां पर कि 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने देखा, लेकिन डीएनए का ओरिजिनल संरचना जो आया वो 1953 में आया। तो लगभग 84 ईयर के बाद जो हम लोग डीएनए का संरचना सही रूप से समझ पाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि डीएनए इतना लंबा बहुलक है कि इसका तकनीकी कमियों के वजह से, तो अगर हमको किसी जगह से डीएनए को निकालना है तो डीएनए को विलगित करना इतना कठिन था कि इसके संरचने को जो है लोग आसानी से समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन 1950 के बाद जो है इनका संरचना सही रूप से समझ पाए, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा माइक्रोस्कोप का खोज हो गया था, जिस वजह से डीएनए का संरचना देखना आसान हो गया, डीएनए को निकालना आसान हो गया। और इससे पहले तक लगभग 84 साल तक जो है मतलब इतना उतना टेक्निक डेवलप नहीं हो पाया था कि हम लोग इतने लंबे बहुलक को जो है निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहां पर है कि मॉरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था बच्चों 1953 में, जिसका नाम था द्विकुंडलित संरचना, तो इसका जो काम था दो साइंटिस्ट के काम पर आधारित था। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मॉरिस विल्किंस और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन।
इन्होंने क्या किया था कि एक्सरे निवर्तन के आंकड़े के आधार पर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन जो है कि एक्सरे निवर्तन में आखिर क्या बताया था, और उसके काम के आधार को देखते हुए वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, ये डीएनए का जो है संरचना दिया था। और इन्होंने क्या बताया कि डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब उसमें ढेर सारा आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, और उसमें डीएनए में आपको 2 लरी मिलेगा, और दोनों लरी के बीच जो क्षार युग्मन होगा की उपस्थिति एक बहुत ही प्रमाणित श्रृंखला यानी कि एक पूरा का पूरा चेन बनाता है। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ हम लोग जो प्रस्ताव पढ़ रहे हैं कि डीएनए द्विकुंडलित है और उसके बीच में जो क्षार युग्म क्या करता है, आपस में जुड़ता है, ये भी बात किस पर बेस्ड था बच्चों, तो एरविन चारगाफ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना दिया ना, वो 2 साइंटिस्ट के काम पर आधारित था। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आपको याद रखना विल्किंस और फ्रैंकलिन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है एरविन चारगाफ। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं कि विल्किंस और फ्रैंकलिन का क्या काम रहा था। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था बच्चों कि एक परख नली लिया, और उस परख नली में क्या किया कि किसी सेल का वो उन्होंने डीएनए को रखा, और डीएनए को रखने के बाद क्या किया कि उनके ऊपर से एक्सरे किरण पास करवाया। जब एक्सरे किरण पास करवाया और जब हम एक्सरे फिल्म पर उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ इस तरह से डॉट बना हुआ है, और इस डॉट के साथ जो है कुछ डैश लाइक स्ट्रक्चर जो यहां पर बना हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन ने बताया कि जब हम लोग डीएनए को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको 2 लरी मिलेगा, और इन्होंने बताया कि ये दोनों लरी जो बिल्कुल आपको समांतर मिलेगा, लेकिन जब मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये दोनों लरी समांतर नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे का कॉपी तो होता है लेकिन वो एंटी पैरेलल आपको दिखेगा। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने मतलब वो कौन सा तकनीक बताया था, तो एक्सरे निवर्तन जो तकनीक बताया था बच्चों, वो किन्होंने बताया था, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि चारगफ का क्या रोल रहा था इसमें। तो एरविन चारगफ ने बताया कि किसी भी डीएनए में एडेनिन और थायमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन का जो बीच के अनुपात होंगे वो हमेशा एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो उनका मानना था, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि किसी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थायमिन, जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन। तो इसलिए उन्होंने एक तीसरा रूल क्या बनाया कि किसी भी डीएनए में जितना हमको प्यूरिन दिखता है उतना ही आपको क्या दिखेगा, पैरिमिडिन। जैसे हमने पढ़ रखा है कि प्यूरिन में आपका आ जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, और पैरिमिडिन में आ जाता है साइटोसिन और थायमिन। और अगर हम यहां से इसका अनुपात निकालेंगे एडेनिन प्लस ग्वानिन का, तो नीचे आ जाएगा थायमिन प्लस साइटोसिन, और इसका अनुपात आपको कितना आएगा, 1। आप इसको इधर भी कर सकते हैं, अगर हम थायमिन प्लस साइटोसिन और नीचे अगर एडेनिन प्लस ग्वानिन लिखेंगे तो फिर भी आपको अनुपात कितना दिखने वाला है, 1 दिखने वाला है। ठीक है, तो ये चारगफ का रूल आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आपको याद रखना है कि एरविन चारगफ ने क्या बताया था कि एडेनिन और थायमिन इन दोनों का आपको अनुपात हमको बराबर दिखेगा, 1 दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, और उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन भी आपको क्या दिखेगा, बराबर, और उन दोनों का अनुपात आपको कितना मिलेगा, 1। तो हम यहां पर जैसे लिख रहे हैं ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात भी 1 मिलेगा, और एडेनिन और थायमिन का भी अनुपात कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए हम इस पर जो है अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो एरविन चारगफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जैसे है कि डीएनए के क्षारों के अनुपात का नियम किसने दिया था। तो मैंने अभी बताया कि क्षारों का अनुपात किसने बताया था, एरविन चारगफ ने। ठीक है, तो चारगफ ने अपना नियम कब दिया था, तो ये आपको याद रखना, इन्होंने जो अपना नियम दिया था बच्चों 1950 में दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि चारगफ के अनुसार एडेनिन किसके बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था कि एडेनिन जो वो हमेशा किसके बराबर होगा, थायमिन के बराबर, और थायमिन हमेशा किसके बराबर होगा, एडेनिन के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि चारगफ के अनुसार ग्वानिन किसके बराबर होगा। तो हमने पढ़ लिया कि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा, और साइटोसिन किसके बराबर होगा, ग्वानिन। और अगर हम अनुपात निकालेंगे साइटोसिन और ग्वानिन का, तो ये अनुपात आपको कितना दिखने वाला है, 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डीएनए में कुल प्यूरिन और पैरिमिडिन का संबंध क्या होता है। तो उन्होंने, चारगफ ने बताया था किसी भी डीएनए में आपको जितना प्यूरिन दिखेगा
उतना ही आपको क्या दिखने वाला है, पायरिमिडिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगला कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि डीएनए में एडेनिन अगर 30% दिया हुआ है तो थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। चलिए सुनिए, तो इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन अगर आपके पास 30% है तो हमको पता है कि एडेनिन और थायमिन बराबर होगा, तो थायमिन भी आपको कितना परसेंट दिखेगा, 30%, क्योंकि चारगफ के रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि एडेनिन हमेशा बराबर होगा किसका, थायमिन का। तो पूछा है कि थायमिन का तो रेशियो मिल गया, लेकिन यहां पर पूछा है ग्वानिन और साइटोसिन का क्या रेशियो होगा। तो हमें पता है किसी भी डीएनए में एडेनिन प्लस थायमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यह टोटल कितना होगा, 100। तो देखिए एडेनिन मेरे पास कितना परसेंट है, 30%, थायमिन कितना परसेंट है, 30%, ग्वानिन और साइटोसिन हमको पता करना है ये किसके बराबर, 100 के बराबर हो गया। और ग्वानिन प्लस साइटोसिन अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60। देखिए तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन ये आपको मिल जाएगा कितना, 40। और एरविन चारगफ के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन। तो अगर दोनों मिला के अगर 40 है तो ग्वानिन हो जाएगा 20 और साइटोसिन भी कितना हो जाएगा बच्चों, 20%। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये नियम बिल्कुल याद रखना है कि एरविन चारगफ का क्या रूल था और उन्होंने क्या बताया था, और इससे जो रिलेटेड कुछ भी अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको जरूर बनाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि डीएनए में साइटोसिन 18%, देखिए क्या बोला, अगर डीएनए में साइटोसिन कितना परसेंट है, 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो हमने पढ़ रखा है कि अगर साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी आपको कितना परसेंट मिलेगा, 18%, क्योंकि साइटोसिन हमेशा किसके बराबर होगा, ग्वानिन के बराबर। तो अब लगाते हैं इसका रूल, एडेनिन प्लस थायमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन, टोटल आपको मिलेगा 100%। हमको एडेनिन तो नहीं पता है, थायमिन भी नहीं पता है, ग्वानिन पता है 18%, साइटोसिन भी 18%, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो एडेनिन प्लस थायमिन अगर आप यहां से निकालेंगे तो 100 माइनस 36 यानी कि ये हो जाएगा 64। तो हमको पता है कि एडेनिन और थायमिन दोनों का क्या मिलेगा, आपको इक्वल मिलने वाला है। तो अगर दोनों मिला के अगर 64 है तो एडेनिन आपको कितना मिल जाएगा, 32%, और थायमिन भी कितना मिल जाएगा बच्चों, 32%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि डीएनए में ग्वानिन अगर आपको 24% मिल रहा है तो इसमें थायमिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ग्वानिन दिया हुआ कितना परसेंट, 24%। हमें पता है कि ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा बराबर होगा, तो साइटोसिन भी कितना परसेंट हो जाएगा, 24%। अब नियम लगाते हैं चारगफ का, एडेनिन प्लस थायमिन, इसको ऐड कीजिए ग्वानिन प्लस साइटोसिन के साथ, टोटल आपको मिल जाएगा कितना, 100। तो बताइए एडेनिन तो हमको पता करना है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन, ग्वानिन हम ऐड करते हैं 24, साइटोसिन भी 24 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। चलिए ऐड करते हैं एडेनिन प्लस थायमिन, तो 24 प्लस 24 हो गया 48। हम इसको माइनस करते हैं तो एडेनिन प्लस थायमिन ये आपको मिल जाएगा कितना, 52। तो हमें पता है तो एडेनिन यहां से हो जाएगा आपका कितना, 26%, और थायमिन भी कितना हो जाएगा, 26%। चलिए कोई दिक्कत। अब आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि डीएनए में एडेनिन 35% है तो दिया हुआ कि एडेनिन कितना परसेंट है, 35%, तो साइटोसिन का प्रतिशत कितना होगा। तो हमें पता है कि एडेनिन और थायमिन हमेशा बराबर, आप इतना आप सीख चुके हैं कि आप ये अपने से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।